दोस्तों प्राचीन इतिहास का क्रम जारी रखते हुए आज हम भारत में विदेशी आक्रमण मरणोत्तर काल में जो हुए हैं, जैसे हिंद यूनानी का आक्रमण, शकों, कुषाणों, पल्लवों आदि का जो आक्रमण है उसको हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम भारत में जो विदेशी आक्रमण हो चुके हैं, जैसे ईरानी का आक्रमण, यूनानी का आक्रमण, उसका अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, अर्थात अभी विदेशी आक्रमण का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम पूरा विदेशी आक्रमण को देख लें ताकि कहीं कोई परेशानी नहीं रहे। तो हम सिकंदर के बारे में पहले भी पढ़े हैं, थोड़ा और अच्छा से यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन उनसे पहले, अर्थात सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी था, उनसे पहले भारत पर ईरानी आक्रमण हो चुका था। फिर जो है भारत का इतिहास मौर्य वंश वगैरह देखने को मिलता है। फिर मौर्य काल के बाद हिंद यूनानी, शक, कुषाण आदि का आक्रमण होता है, तो उनको भी हम देखेंगे। लेकिन उनसे पहले हम भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो भारत में, मतलब पूरे भारत में, भारत के इतिहास में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुए थे उनमें ईरानियों का आक्रमण सबसे पहले हुआ था। तो यूनानियों से पहले जो है भारत पर फतह ईरानियों ने कर दिया था। तो देखिए, इसके बारे में भिन्न भिन्न बिंदु हैं जो भारत के संदर्भ में है, उसे हम देखेंगे। जो हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से है उसे हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट देंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो भारत में विदेशी आक्रमण देखिए, पारसी या ईरानी आक्रमण। ईरानी चूँकि पारसी थे तो इसे पारसी या ईरानी आक्रमण उस समय के इतिहास के अनुसार कहा जाता है, ठीक है। तो ईरान भौगोलिक तौर पर पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसकी सीमाएं कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है। तो ठीक है, तीन जो खाड़ी है, कैस्पियन, फारस और ओमान, तीनों खाड़ी से लगती है। ये इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने बात की। प्राचीन समय में भारत संपदा के मामले में इतना समृद्ध था कि लगातार भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे। तो हम जानते हैं कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत में बहुत सारी संपदा थी, संपत्ति थी, जिसके कारण भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे। तो उनमें से सबसे प्रथम आक्रमण ईरानियों का था, उसे हम भारत के संदर्भ में यहाँ देख रहे हैं। तो यूनान से पूर्व देखिए, यूनान से पूर्व ही भारत पर ईरान फतह कर चुका था। तत्कालीन समय में ईरान विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो विदेशी देश था ईरान था। ईरान के हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। इन्होंने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण था जो असफल रहा, ठीक है। बाद में फिर भारत पर सफलतर आक्रमण हुआ ईरान के हखमनी वंश के ही शासक डेरियस प्रथम द्वारा। डेरियस प्रथम को दारा प्रथम भी कहा जाता है। इसने 516 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कहीं कहीं 518 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों डेट चलता है, ठीक है। दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व को सर्वप्रथम भारत के गांधार प्रांत को जीतकर क्या किया, फारसी साम्राज्य मतलब ईरानी साम्राज्य में सम्मिलित किया था, ठीक है। फिर पारसियों का अंतिम सम्राट कौन था, दारा तृतीय था, ठीक है। दारा तृतीय था पारसियों का अंतिम सम्राट, दारा तृतीय था। देखिए, हमने इसका क्रम वगैरह भी दे रखा है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं, उसे याद रखना चाहते रखें, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको मेन पॉइंट है कि हमको भारत संदर्भ में मेन पॉइंट रखना याद, जो कि हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो दारा तृतीय को यूनानी, देखिए दारा तृतीय जो अंतिम पारसियों का अंतिम सम्राट था, ईरानी का सम्राट अंतिम था, जो हकमनी वंश का अंतिम सम्राट था, उनको जो है यूनानी जो मकदूनिया के शासक थे सिकंदर, इसने जो है अरबेला या गोगामोला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में बुरी तरह से इसको हराया। दारा तृतीय को बुरी तरह से हराया। गोगाबेला और अरबेला के युद्ध में, दोनों एक ही नाम है, अरबेला या गोगामेला का युद्ध, इसमें हराया। इससे क्या हुआ कि ईरानियों की सत्ता का पतन हो गया। अब फिर यहाँ पर है ईरानियों के आक्रमण के क्या कारण, मतलब हकमनी के आक्रमण के क्या कारण है। तो इनके आक्रमण के मुख्यतः 4 कारण है, इसको देखते हैं हम।
क्या है कि ईरानी सम्राटों के शासनकाल के समय भारत के पश्चिमोत्तर जो प्रांत है वहाँ पर अराजकता और अव्यवस्था की परिस्थितियाँ व्याप्त थी। ईरानी सम्राटों की पश्चिम की ओर स्थिति सुदृढ़ थी। फिर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। फिर ईरानी सम्राट दक्षिण एशिया के उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे। ठीक है, तो ये सब कारण है, हमारे 4 कारण हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। फिर अब ईरानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कोई भी जब देश किसी देश पर आक्रमण करता है तो वहाँ पर उसका संस्कृति का आदान प्रदान भी देखने को मिलता है। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर जो है देखने को मिलता है ईरानियों आक्रमण में। तो देखिए ईरानी आक्रमण के प्रभाव भारत पर क्या पड़े हैं उसको हम देखते हैं। ईरानियों के आक्रमण से भारत के विभिन्न समुद्री मार्ग खुले, जिससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। तो ईरानियों के आक्रमण से भारत के जो विभिन्न समुद्री मार्ग है उसका पता चला, और इससे क्या हुआ कि भारत का विदेशी व्यापार के साथ संबंध बढ़ा। पश्चिमोत्तर भारत में ईरान से आई खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख इस लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। तो जो खरोष्टी लिपि सम्राट अशोक के मिलते हैं, खरोष्टी लिपि में अभिलेख वगैरह जो मिलते हैं, तो इसका जो है प्रचार प्रसार ईरान से भारत में हुआ। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भारत में देखिए कहा जा रहा है कि ईरान से जो आई खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, और यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। ये इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया था 67वीं में कि खरोष्टी लिपि कैसे पूछी जाती है, तो ये दाएं से बाएं लिखे थे। सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में उत्कीर्ण किए गए थे। ईरानियों के भारत आने से कुछ संस्कृतियां भारत को प्राप्त हुई। ठीक है, तो ईरानियों के आने से भारत में उनकी कुछ संस्कृतियां भारत को प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए भारत में जो है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा आरंभ ईरानियों का ही देन है। ठीक है, तो यही जो संस्कृतियां जो है इधर से उधर होती है, तो ईरान जब भारत में आया तो ईरान का संस्कृतियां जो थी भारत में आई, उसका है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा, यही जो है भारत में आई। ठीक है, और खरोष्टी लिपि भी आई। पश्चिमोत्तर भारत में ईरानियों को अरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार, तो खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ये सब जो है पश्चिमी भारत में ईरानियों की मदद से ही प्रचार में आया। और अरमाइक लिपि वगैरह जो है अशोक के अभिलेख भी मिलते हैं, जिसका हमने अध्ययन अशोक के अभिलेखों में किया है। ईरान के आक्रमण के बाद के काल की वास्तुकला में ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। तो ईरानियों के आक्रमण के बाद हमें वास्तुकला में ईरानी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए सम्राट अशोक के शासनकाल में स्मारकों में ईरानी प्रभाव दिखता है, जैसे घंटे के आकार के गुंबद ईरानी प्रतिरूप पर आधारित थे। फिर अशोक के शासन काल की प्रस्तावना और उसके लिए प्रयुक्त किए गए शब्दों में ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। तो ये सब जो है हमें ईरानी आक्रमण का जो है प्रभाव देखने को मिलता है भारत पर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हमने भारत के संदर्भ में देखा है। ये इतना ही हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है हमें ईरानियों के बाद यूनानियों के आक्रमण भारत में दिखने को मिलते हैं। तो यूनानियों का आक्रमण में जो आक्रमणकारी था वो मुख्य रूप से सिकंदर था। उसके बारे में हम चलिए देखते हैं। देखिए यूनानी आक्रमण, सिकंदर एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की सफलता और प्रभाव के कारण इसका जो है अध्ययन करना क्या है अधिक महत्वपूर्ण। सिकंदर फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर क्या था, इसका पुत्र था। तो मकदूनिया यूनान में आता है, तो इसको जो है मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिलिप द्वितीय इसका बाप था।
और ये मकदूनिया का शासक 359 ईसा पूर्व में बनता है। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी जाती है और इसका पुत्र सिकंदर था। सिकंदर बहुत ही कम उम्र में सिंहासन पर बैठता है, महज 20 बरस की उम्र में ही सिंहासन पर बैठता है अपने बाप के मरने के बाद। ये अरस्तु का शिष्य था, ठीक है, क्योंकि अरस्तु भी यूनान का ही था, तो यहाँ पर इसका शिष्य जो है क्या है, क्या नाम इसका, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। यूनानी शासक मकदूनियाई शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व में हुआ। भारत विजय अभियान के तहत 326 ईसा पूर्व में बलख क्षेत्र, बैक्ट्रिया, वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र, तो बलख क्षेत्र किसको कहा जाता है, बैक्ट्रिया, जिसको वर्तमान में अफगानिस्तान का क्षेत्र के रूप में जानता है, इसको जो है जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रा पार कर भारत आया। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग करने का वादा किया। तो जब भारत विजय अभियान पर सिकंदर निकला तो उसने सर्वप्रथम जो है बलख क्षेत्र को जीता, उसके बाद काबुल जीता। काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत के माध्यम से, खैबर दर्रा वहाँ पे है हिंदुकुश पर्वत में, उसके माध्यम से भारत आया। भारत में आया तो तक्षशिला जो पाकिस्तान का अभी प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, अभी पहले भारत का ही प्रदेश था, तो वहाँ एक शासक आम्भी थे। उसने क्या किया कि सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया उससे डर कर। तो इसे पहला देशद्रोही भी बोला जाता है आम्भी को। भारत का प्रथम देशद्रोही शासक आम्भी को ही बोला जाता है, क्योंकि इसने जो है सरेंडर कर दिया था डर से सिकंदर के सामने। तो ये जो है सिकंदर को बोला कि हम आपका सहयोग करेंगे। देखिए, सिकंदर के समय, आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे गए, ठीक है। वहाँ पर जब पुरुष सैनिक बहुत संख्या में मारे गए तो उसके बाद वहाँ की स्त्रियां ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों का भी मौत के घाट उतार दिया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। जो अश्वक प्रांत है, इसकी राजधानी मशग थी। तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। सिकंदर के बारे में काफ़ी यूपीएससी में बराबर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछा गया भी है क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर चाहे तो सर्च मार के देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदर का पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्टीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध होता। तो पंजाब के क्षेत्र में जो आते थे, झेलम तथा चिनाब का मध्यवर्ती क्षेत्र आते थे, तो यहाँ पर युद्ध हुआ। इसको बितस्ता के युद्ध से भी जाना जाता है या हाइडेस्टीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जो आपको याद रखना है वो आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन तीनों नाम आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, पोरस हार गया, ठीक है। इसके बारे में विशेष जानकारी है, एक और वीडियो बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, नहीं तो इसमें ही हम सारा जानकारी आपको दे देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 19 महीने तक भारत में ये रहने के बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व जो है भारत से लौट गया। सिकंदर देखो 2 नगर की स्थापना भी किया, एक निकैया है और दूसरा बौकेफला है। ये विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया। दूसरा है बौकेफला, जो उसका घोड़ा मर जाता है उसके नाम पर, जो है अपने प्रिय घोड़ा के नाम पर बौकेफला नामक नगर की स्थापना ये करता है। बेबीलोन में जब सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई तो उसकी उम्र मात्र 33 वर्ष थी। तो ये 323 ईसा पूर्व में ही मर गए, ठीक है। तो काफ़ी कम उम्र में मर गया, लेकिन काफ़ी कम उम्र में बहुत सारे देश को इसने जीता, बहुत सारे प्रदेश को जीता, इसलिए इसको महान कहा जाता है।
निरियाकस, आनेसिक्रिटिस तथा अरिस्टोब्यूलस सिकंदर के साथ आने वाले क्या थे, ये सब लेखक थे। तो इसके साथ थल सेनापति इसका जो था सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मूल नाम जो था अलेक्जेंडर मेसोडेनियन था। इसकी पत्नी का नाम रुखसाना था या रेक्सोना था। इसके घोड़े का नाम बौकेफला था। इसको हमने देखा ही। सिकंदर के गुरु के बारे में देखिए, थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, प्लेटो था, जिनको अफलातून कहा जाता है। तो प्लेटो को जानते ही आप कि अफलातून कहा जाता है। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें क्या कैसे मारा गया, जहर का प्याला देकर मार दिया गया। सिकंदर का थल सेनापति, इसके बारे में तो अध्ययन कर लिए, सेल्यूकस निकट था। और जल सेनापति जो था निरियाकस था। तीन जो अभी लेखक के बारे में बताएं, उनमें से जो निरियाकस थे ये जल सेनापति थे। और थल सेनापति कौन थे, सेल्यूकस निकेटर। इसने दोबारा जो है भारत पर आक्रमण किया था। इसके बारे में अध्ययन कर। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे, इसको देखना जरूरी है। भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। उस समय 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख मिलता है, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थे। ये एक प्रमुख कारण है जिससे भारत में इसको सफलता मिली। सिकंदर की सेना जो है शक्तिशाली थी। उसकी सेना में तेज तरार घोड़ों की बहुलता थी। साथ ही आम्भी, देखिए आम्भी के बारे में हमने कहा था पहले, सबसे पहले देशद्रोही, सबसे पहला देशद्रोही यही है। तो साथ ही आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का एक बड़ा कारण था। तो हमने देखा ना कि इसके सफलता क्या कारण थे। तो ये केंद्रीय सत्ता का अभाव था। भारतीय फौज की तुलना में उसका जो सिकंदर का फौज था बेहतर था। देशद्रोही शासक का समर्थन हुआ, जैसे कि आम्भी का समर्थन हुआ। सिकंदर को एक अच्छा प्रशासक नहीं माना जाता है, ये बात दिमाग में रखेंगे। देखिए यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के सेना के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो मशग, यही जो है राजधानी थी अशोक प्रदेश की। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट जो है बढ़ा विभिन्न क्षेत्रों से भारत और यूनान के बीच। प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। तो प्राचीन यूरोप को जो है भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ। ये सब जो है क्या थे, उस समय 28 विभिन्न स्वतंत्र राज्य में बटे हुए थे। एकीकृत सत्ता का अभाव था। तो सिकंदर के आक्रमण के कारण इन सबों में एकता बढ़ी, जिसके कारण पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्य का एकीकरण हुआ। अनेक स्थल और जल मार्ग सिकंदर के अभियान से खुले, आज भी भारतीय व्यापार में अहम योगदान दे रहे हैं। गांधार शैली कला का विकास भारत में विकास यूनानी प्रभाव का परिणाम था। इस कला में भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो गांधार शैली जो विकास हुआ ये यूनानियों का देन है, चूँकि इनमें जो है यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अच्छा, यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी। उलूक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। तो यूनानियों से भारतीयों ने छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला भी सीखी। उलूक शैली के जो सिक्के थे इसी सिस्टम का परिणाम था। तो हमने देखा कि सिकंदर के विभिन्न आक्रमण हुए और इसके परिणाम वगैरह को देखा।
लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इसका जो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, चूँकि उस समय तो सिकंदर भारत से लौट जाता है, ब्यास नदी से उसका सेना पार करने से मना कर देता है। हालांकि हमने सिकंदर के बारे में एक स्पेशल वीडियो डाला है, सिकंदर का भारत विजय अभियान, तो उसे आप देख सकते हैं, उसे हम लिंक में डाल देंगे, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि सिकंदर के बाद भारत में क्या पुनः यूनानी आक्रमण हुआ, तो इसका आंसर है हाँ। हाँ क्यों? क्योंकि सिकंदर का जो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने पुनः चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो उन्हें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर तथा जल सेनापति निर्याकस था। पुनः आक्रमण सिकंदर के थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने ही भारत पर किया था। यूनानी सेना के परामर्श और पोरस की वीरता देखकर भले ही सिकंदर का हृदय परिवर्तित हो गया हो, परंतु सेल्यूकस निकेटर का नहीं, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर तब भी वापस लौट जाने के पक्ष में नहीं था जब सिकंदर ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। निकेटर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि यूनानी सेना अखंड भारत पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात निकेटर ने पुनः मगध पर आक्रमण किया। तब मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो घनानद को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित किया था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के नेतृत्व में युद्ध कर रहे यूनानी सैनिकों को हरा दिया। तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को हार देखने को मिलता है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हेलेना, जिसको कर्नेलिया भी कहा जाता है, का मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर दिया जाता है। सेल्यूकस ने दहेज के रूप में कंधार, मकराना, हेरात इत्यादि जो प्रांत था चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर दोबारा आक्रमण करते हैं, हार जाते हैं। फिर देखिए सेल्यूकस का मगध पर आक्रमण करने के पीछे यह तथ्य था, मतलब सेल्यूकस निकेटर ने मतलब जो हमारे मगध सम्राट थे उस पर दोबारा आक्रमण क्यों किया, हमारे भारत पर दोबारा आक्रमण क्यों किए थे, उसके पीछे यह तथ्य है कि वह युद्ध से प्रशिक्षित हाथी को प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि तत्कालीन समय में भारतीय मूल के हाथी, ऐसा मानना था कि भारतीय मूल के हाथी इंसानों की भांति तलवार चलाया करती थी। जब यह बात चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला तो उसने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये आप जानते होंगे बात, वन लाइनर में आपको ये देखने को मिलता होगा कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार दिए, तो 500 हाथी उपहार दिए। तो इसके कारण यही था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर के कौन से उत्तराधिकारी थे जो पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, तो एंटियोकस प्रथम आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, चूँकि सिकंदर से संबंधित है सेल्यूकस निकेटर, तो सिकंदर को विश्व विजेता कहने का कारण क्या है। वर्तमान समय में यह संसार, देखिए सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा जाता है, तो इसके आंसर में हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में यह संसार, जो अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, अत्यधिक विस्तृत है। परंतु सिकंदर के समय विश्व के सभी देश ज्ञात नहीं थे। तत्कालीन समय में यूनान वासियों को जितना क्षेत्रों का ज्ञान था वे बहुत ही कम उम्र में, देखिए तत्कालीन समय में मतलब उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किए थे और जिस समय जो है संसार को, दुनिया को, विश्व के सभी देश के बारे में पता नहीं था। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि वर्तमान समय में यह संसार अत्यधिक विस्तृत है, परंतु सिकंदर के समय विश्व के सभी देश ज्ञात नहीं थे। तत्कालीन समय में यूनान वासियों को जितने क्षेत्रों का ज्ञान था वे बहुत ही कम उम्र में लगभग 80% से अधिक क्षेत्रों को जीत चुके थे।
ये किसके बारे में बोल रहे हैं? सिकंदर के बारे में, कि वह बहुत ही कम उम्र में लगभग 80% से अधिक क्षेत्रों को जीत चुके थे, भारत के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि भारत में मगध साम्राज्य को पराजित करने की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। सिकंदर मैसेडोनिया से निकट सभी देश जैसे इराक, तुर्की, सीरिया, मिस्र और तत्कालीन महाशक्ति ईरान को भी हरा दिया था। यहाँ तक कि उसने भारत के से भी कुछ क्षेत्र जैसे सिंध, गंधार और कंबोज आदि जीत लिया था, परंतु अखंड भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। सिकंदर का अखंड भारत पर विजय करना, यह सपना जो है साकार नहीं हुआ। तो ये सभी कारण हैं जो कि सिकंदर को महान बनाता है, क्योंकि इनसे बहुत कम उम्र में भारत के मतलब पूरी दुनिया के लगभग 80% क्षेत्र जो है अपने कम उम्र में जीत लिया था। तो इस कारण जो है सिकंदर को महान कहा जाता है। अब जो है हम पढ़ेंगे जो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिए। करना क्या है? करना है कुछ काम, पढ़िए, लिखिए, ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है। ये आपको आगे राजनीति और आपके शैक्षणिक योग्यता में काफ़ी बल देने वाला है, ठीक है। तो अब हम जो है मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण को देखेंगे। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मौर्योत्तर काल में हमें आक्रमण देखने को मिलता है, हिंदू यूनानी, इंडो ग्रीक यदि, बैक्टीरियाई यदि, ये सब इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदू यूनानी के बारे में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। मौर्य वंश के शासन समाप्त होने के बाद पुनः भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार पश्चिमी विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए थे। मौर्योत्तर काल में यह महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। तो मौर्य वंश का शासन समाप्त होने के बाद जो है क्या हुआ, पुनः जो है उत्तर पश्चिमी सीमा, पश्चिमोत्तर प्रांत पर जो है विदेशी आक्रमण लगातार होना शुरू हो गया। तो मौर्योत्तर काल में जो ये घटना हुई, ये महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के रूप में उद्धित हुई। कराए सर्वप्रथम हिंद यूनानी अथवा बैक्टीरियाई यूनानी शासकों ने आक्रमण मौर्योत्तर काल में किया था। देश में इंडो ग्रीक का शासन डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही आरंभ होता है। इंडो ग्रीक वंश के प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम तथा मिनांडर थे। तो डेमेट्रियस प्रथम जो थे, इसी के समय से जो है देश में इंडो ग्रीक का शासन प्रारंभ होता है। इंडो ग्रीक जो है इंडो ग्रीक के वंश के प्रमुख जो शासक थे डेमेट्रियस प्रथम और मिनांडर थे। तो डेमेट्रियस प्रथम के बारे में हम देखते हैं डेमेट्रियस प्रथम कौन था। तो यह भारत में शासन करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक था। इसका काल 183 ईसा पूर्व के लगभग है। तत्कालीन समय में उसने भारत पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर साकल, जिसे आधुनिक सियालकोट के नाम से जाना जाता है, को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस प्रथम डेमेट्रियस ने यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों के सिक्के चलवाए। तो आपने डेमेट्रियस प्रथम के बारे में जाना कि इन्होंने जो सर्वप्रथम जो है भारत पर शासन किया। जो भारत पर शासन करने वाला पहला हिंद यूनानी शासक है डेमेट्रियस प्रथम है, और इसने अपनी राजधानी पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर विजय करके साकल को बनाई, जिसे आधुनिक सियालकोट के नाम रूप में जाना जाता है। और ये क्या किया कि खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि दोनों लिपि में जो है ये सिक्के चलवाए। हेलियोडोरस को शुंग वंश के राज दरबार में भेजा गया था। हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। चूंकि हिंद यूनानी आक्रमण जो हुआ था वो शुंग वंश, मौर्योत्तर काल में सबसे प्रथम हमको शुंग वंश ही देखने को मिलता है। तो इसी समय जो है हिंद यूनानियों का आक्रमण भी होता है। तो उसी समय जो है हेलियोडोरस को शुंग वंश के राज दरबार में भेजा जाता है। हेलियोडोरस विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया। भारत में शासन करने वाले यवनों में अंतिम शासक हेलियोक्लीज था।
लगभग 125 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से हिंद यवन शासकों का शासन अंत हो गया। उसके पश्चात यहाँ शक वंश के शासकों ने अपना राज्य स्थापित किया। तो 125 ईसा पूर्व में जो है बैक्टीरिया यूनानी जो थे, इसका जो है शासन लगभग जो है अंत हो गया। तो उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ कि शक वंश का शासन अपना राज स्थापित किया। शक वंशों ने अपना राज स्थापित किया। तो इस तरह से जो है हमें देखते हैं कि इसका जो अंतिम शासक हेलियोक्लियस थे, इस समय जो है इसका शासन अंत रूप ले लेता है। अब मिनांडर के बारे में देखते हैं। मिनांडर यह सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक था। संभवतः वह डेमेट्रियस कुल का था। बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद कहकर संबोधित किया गया है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी शासक पर बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों की रचना की गई थी। इस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिनांडर के बीच वाद विवाद का वर्णन किया गया है। मिनांडर की राजधानी साकल थी। वही साकल जो डेमेट्रियस प्रथम ने बनाया था अपना राजधानी। तत्कालीन समय में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। तो उस समय जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र साकल थी। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित करवाया जाता था। भारत में सोने के सिक्के चलाने वाला पहला शासक यही था। ठीक है, तत्कालीन समय जो कहते हैं कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था भारत में, तो हिंद यूनानी आता है। तो हिंद यूनानियों में जो शासक थे चलाने वाला प्रथम सिक्का सोने का, ये मिनांडर ही थे। ठीक है, तो मिनांडर हिंद यूनानी शासक थे। ठीक है, भारत में सोने के सिक्के चलाने तत्कालीन समय, देखिए तत्कालीन समय में चांदी के सिक्कों के लिए दम्र शब्द का प्रयोग किया गया था। यह शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। कहा जाता है मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। इसके समय यवन आक्रमण सर्वप्रथम हुआ था। तो यवन आक्रमण मतलब हिंद यूनानियों का आक्रमण सर्वप्रथम पुष्यमित्र शुंग के समय ही हुआ था। अब देखिए यूनानी शासक आए तो इसकी भी संस्कृति कुछ आई होगी यहाँ। तो उसका क्या क्या जो है देन है भारत को। यूनानियों ने राजस्व की दैवीय सिद्धांत दिया। यहाँ यूनानियों शासकों का देन निम्नलिखित है। नंबर 1 में है यूनानियों ने राजस्व का दैवीय सिद्धांत दिया। उन्होंने सांचों से सिक्का निर्माण विधि का बोध करवाया। इन शासकों के समय से ही मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र तथा तिथि अंकन करने की प्रथा आरंभ हुई। इसी समय देश में काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियाँ, कैलेंडर वर्ष आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। तो मतलब काफ़ी जो है ज़्यादा प्रभाव है यूनानियों का भारत पर। ठीक है, हिंद यूनानियों का भारत पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। तो जितने सारे आक्रमण हुए, कुछ न कुछ भारत को देकर गया और कुछ न कुछ लेकर भी गया। तो दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है हम लोग अभी प्रयोग में लाते हैं। सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियाँ, कैलेंडर वर्ष वगैरह, ये सब से हम परिचित नहीं होते यदि हिंद यूनानी हमारे पास नहीं आए होते। तो यही कहा गया है कि इसी समय देश में काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियाँ, कैलेंडर वर्ष आदि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। फिर इन्हीं शासकों ने ज्योतिष कला का विकास किया, जो कि अंधविश्वास का एक मूर्त भी बना। ज्योतिष कला भी बहुत ज़्यादा जो है, ज्योतिष कला ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन ज्योतिष कला के माध्यम से भी अंधविश्वास को बढ़ावा मिला है। तो ये भी जो है इन्हीं शासकों ने अर्थात यूनानियों ने ही भारत में ज्योतिष कला का विकास किया। भारत में हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ। यह देश के लिए एक नवीन शैली थी। तो हेलेनिस्टिक कला भी इन्हीं का देन है। फिर तत्कालीन समय में भारतीय रंगमंच में यवनी का पर्दा का शुभारंभ हुआ। तो देखते हैं नाटक वगैरह में पर्दा वगैरह लगाया जाता है। तो ये सब जो है यूनानियों का ही देन थे। तपस्या रथ बुद्ध, ये सातों जो है प्रभाव देखे आप। फिर तपस्या रथ, ये अलग चीज़ है, उसके बारे में जो है मतलब हमने कुछ ऐड किया है, इसको आप देखिए।
एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसी से संबंधित है, इसी के शासनकाल से संबंधित है। तो हमने 7 प्रभाव देखे जो कि यूनानियों को हम भारतीयों को देन है। अब देखिए यहाँ देखिए, तपस्यारत बुद्ध गांधार कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीयों ने गांधार कला के एग्जाम्पल दिया है कि तपस्या व्रत जो बुद्ध है वो गांधार कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीयों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर हिंद यूनानियों से प्राप्त किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 2 महीने का नाम रोम के सम्राट पर रखे गए हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में जानते ही होंगे, ये किसकी देन है? हिंद यूनानियों की देन है। फिर है योद्धय सक्को। योद्धय एक सिक्के का नाम है, इस पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया, ये आप दिमाग में रखिए। किस हिंदी यवन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यवन शासक स्टेटो तृतीय थे, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, भारत में द्वितीय नगरीकरण के जो प्रतीक है इसको कहा जाता है नॉर्थ ब्लॉक पॉलिश्ड वायर कल्चर। उत्तरी काली पॉलिशदार बर्तन प्रकार जो है, इस प्रकार बर्तन के प्रकार हैं, इसको प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक है। तो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रतीक है। हमने महाजनपद काल में देखा ही है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है लगभग महाजनपद काल के समय, जो मगध साम्राज्य का उदय होता है, महाजनपदों का उदय होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब इसके बाद हमें शकों का आक्रमण देखने को मिलता है। तो शक के बारे में अध्ययन अब हम करेंगे, क्योंकि 2-3 गो है, ज़्यादा नहीं है, अब बहुत ही कम शक भारत में शक की 5 शाखा थी। शक मूलतः मध्य एशिया निवासी थे जो चारागाह की खोज में भारत आए। तो शक के बारे में जो जानकारियां हैं कि ज़्यादा शक के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं। शक का जो जितना इम्पोर्टेंट है हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे एग्जाम्स में, उतना ही देखेंगे। मुख्य रूप से हमारे एग्ज़ाम में प्रयोग में ज़्यादातर हिंद यूनानी से और ये जो पहली आक्रमण किया था ईरानियों ने, उनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शक से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन शक के बारे में हम जो भी फैक्ट्स है भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अध्ययन करेंगे। तो भारत में शक की 5 शाखा थी। शक मूलतः मध्य एशिया ईरान के ही निवासी थे जो चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक पर विजय उज्जैन के एक राजा 58 ईसा पूर्व में प्राप्त की थी। तब उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरुआत हुआ। प्रथम जो शक राजा था वो मौ था। शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन प्रथम हुए थे। इसी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते थे और इसका जो है 68वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसका क्वेश्चन आया था कि कौन से शासक थे जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो यही रुद्रदमन प्रथम ऑप्शन में थे। इसको जिसने भी क्लिक किया होगा वो सही होगा। विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में कुल 14 शासकों ने धारण किए थे। सबसे विख्यात विक्रमादित्य, मतलब ये जो उपाधि थी इसके बाद बहुत फेमस हुए, इतने फेमस हुए कि कुल 14 शासकों ने इसको धारण किया था, इस उपाधि को। सबसे विख्यात विक्रमादित्य की जो उपाधि थी, विख्यात विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, ये गुप्त शासक थे। रुद्रदमन जो है संस्कृत प्रेमी था। पहला संस्कृत अभिलेख रुद्रदमन का था जो गिरनार में अवस्थित था। शक नरेश जो भारतीय प्रदेश के शासक थे, ये क्षत्रप कहलाते थे। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना कठियावाड़ के रुद्रदमन अभिलेख में मिलता है। तो काव्य शैली की जो प्राचीनतम नमूना कहाँ मिलता है? कठियावाड़ के रुद्रदमन अभिलेख में मिलता है। गिरनार
रुद्रदमन का जो गिरनार अभिलेख था वो संस्कृत में था। ठीक है, ये काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना ये कठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख भी है जो संस्कृत में था, वो सबसे पहला संस्कृत का अभिलेख था। ठीक है, ये दिमाग में आप रखेंगे। पल्लव या पार्थाई, यह मूल निवासी ईरान के थे। सबसे प्रसिद्ध पल्लव गोंडोफेरनेस था। इसी के काल में सेंट थॉमस ईसाई प्रचार प्रसार के लिए आए। तो इससे संबंधित यही इतना वो पूछा जाता है कि गोंडोफेरनेस जो सबसे प्रसिद्ध पल्लव था और इसके काल में ही जो है सेंट थॉमस ईसाई प्रचार के लिए आया था। ठीक है, फिर इसके बाद आक्रमण देखने को मिलता है कुषाणों का मरणोत्तर काल में। तो कुषाण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह कुषाण के बारे में कह रहा है कि यह ऊची या तोखरी कहलाते थे। यूची नाम का एक कबीला 5 भागों में बांटा था, उनमें से एक कुषाण था। तो यूची या तोखरी नाम का एक कबीला था, यह 5 भागों में बटा था, उनमें से एक कुषाण था। इसके संस्थापक हम लोग कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। इसकी प्रथम राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। भारत सरकार इसका प्रयोग भी करती है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवल वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। तो इसी के समय में बौद्ध धर्म की जो 4th संगति थी, सेशन थी, वो हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। इसमें असगोस की भी प्रेजेंस थी। चीनी जनरल पैन चाओ से समझ रहे हैं, जनरल चिनरो पैन चाओ ने कनिष्क को हराया था। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन कुषाण ने किया था। तो सबसे शुद्ध सोना जो है यही चलाया था। अफगानिस्तान का बमियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का जो बमियान प्रदेश है वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उत्तरी एवं पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। तो कुषाणों ने तांबे के भी सिक्के पारित किए, ये भी दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि खाली वो सोने के सिक्के जारी किए, वो शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, ये जरूरी है याद रखना। लेकिन उसके साथ ये भी याद रखना जरूरी है कि उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। कुषाण ने सोने एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। तो सोने एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। सातवाहनों ने शीशे, तांबे, पोटीन के सिक्के चलवाए थे। तो सातवाहनों ने ये सब सिक्के चलवाए थे, शीशे, तांबे, पोटीन के। फिर एक कलचुरी वंश के बारे में आप जानते होंगे। कलचुरी वंश का स्थापना जो है कोकल प्रथम ने 845 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी त्रिपुरी हुआ करती थी। तो कलचुरियों ने सोने, तांबे, चांदी तीनों के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, गुप्त ने सोने एवं चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो हमने ये ऐड कर दिया कि किसने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। तो आपको दिमाग में रखना है, कुषाण जो है सोने एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। सातवाहनों ने शीशा के, तांबे के और पोटीन के सिक्के चलाए थे। कलचुरी ने सोने, तांबे, चांदी के सिक्के चलाए थे। मूल रूप से सोना, तांबा, चांदी ही होते हैं सिक्कों के माध्यम के रूप पुराने ज़माने में। तो सोने, तांबे, चांदी के सिक्के चलवाए थे कलचुरियों ने। गुप्त साम्राज्य ने सोने एवं चांदी के सिक्के चलवाए थे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। हालांकि हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, परंतु कुषाण शासक भीम कडफिसेस को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया था। तो सोने के सिक्के जो कहा जाता है कि हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन आधिकारिक रूप से जो लिखा हुआ मिलता है, भीम कडफिसेस के बारे में लिखा हुआ मिलता है कि इसने सर्वप्रथम सोने के, इसलिए सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसलिए इसको आधिकारिक रूप से इसी को भीम कडफिसेस को माना जाता है कि सोने के सिक्के जारी किए थे।
फिर एक कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर फैली हुई थी। ठीक है। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन जैसे कवि विराजमान थे। तो इसके दरबार में काफ़ी अच्छे अच्छे कवि विद्वान थे। ठीक है। चरक, नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष ये सब विद्वान थे। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख स्थापित तिथि 81 ईस्वी है। तो कनिष्क का जो एक बौद्ध प्रतिमा सारनाथ में बनवाया था, अभिलेख लिखवाया था, उस स्थापित किया गया जो कब सीधा मतलब कि कब स्थापित किया गया था, तो 81 ईस्वी में ये बना था सारनाथ बौद्ध प्रतिमा। कागज बना की कला जो है चीनियों ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित की। तो ये बहुत पहले ही हो चुकी थी। कागज बनाने की कला चीनियों द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गई थी। कनिष्क जो है महायान संप्रदाय का अनुयायी था। महाविभास सूत्र के रचयिता वसुमित्र हैं। इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो ये दिमाग में रखना है कि महाविभास जो सूत्र है बौद्ध ग्रंथ है और इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसके रचयिता वसुमित्र है। फिर अश्वघोष द्वारा एक रचित है पुस्तक बुद्ध चरित्र, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसकी अन्य कृतियाँ मतलब अश्वघोष की जो है अन्य बुक जो है सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण है। तो बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। और विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविभास सूत्र को। जिसको कौन लिखा है? इसको लिखा है वसुमित्र। अश्वघोष द्वारा जो है लिखा गया बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पुस्तक भी पूछे जाते हैं, तो दिमाग में रखेंगे। कनिष्क के काल में कला की 2 शैली गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ। तो गांधार शैली का विकास तो काफ़ी पहले ही यूनानियों ने किया था, क्योंकि गांधार शैली में हमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलती है। तो कनिष्क के सराल में इस गांधार कैली शैली का और काफ़ी ज़ोर से विकास हुआ। साथ ही साथ मथुरा कैला शैली का विकास हुआ। कनिष्क ने पुरुषपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण किया। ये आप दिमाग में, विशाल स्तूप कनिष्क ने पुरुषपुर जो इसकी राजधानी थी यहाँ पर विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। माध्यमिक सूत्र के लेखक नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। तो नागार्जुन इसके दरबार में रहा करते थे, इसने माध्यमिक सूत्र लिखा और इसकी तुलना जो है मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। ये तो आप जानवे करते हैं डेरियस प्रथम, ये तो ऐसे लिख दिए हैं। डेरियस प्रथम पहला ईरानी शासक था जिसने भारत पर कुछ भागों पर अधिकार किया था। तो सबसे पहले भारत पर ईरानी का ही आक्रमण हुआ था। यह हमने पूरा एपिसोड में हमने पढ़ा। तो आपको एक सेशन कैसा लगा? हमने इसमें विदेशी आक्रमण जितने भी हुए, बाकी और आगे होते हैं इसके बाद भी। गुप्त साम्राज्य में फिर इल्तुतमिश के समय में चंगेज वगैरह का आक्रमण होता है, हुनों का आक्रमण होता है। तो वो सब हम उसी क्रम में पढ़ते चले जाएंगे जब हम उस शासक को पढ़ेंगे, उस वंश को पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ मूल रूप से प्राचीन काल में यही सब आक्रमण देखने को मिलते हैं। तो ये सब विशेष जानकारियाँ आपको दी गई। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? कमेंट में बताएं। ठीक है। और चैनल नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त एक्समैन स्कूल।